नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मीथेन गैस के गुण के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने मीथेन बनाने की विधि के बारे में पढ़ा है और जस्ट वहाँ प्रिपरेशन के बाद अब इसका प्रॉपर्टी होगा। फिर उसके बाद इथेन पर चलेंगे, फिर इथेन बनाने की विधि और उसका फिर गुण होगा। ये सभी मीथेन और इथेन के साथ साथ संपूर्ण एल्केन बनाने की भी विधियाँ हैं। और चूंकि मीथेन और इथेन को अलग इसलिए हम करके यहाँ उसके बनाने की विधि जान रहे हैं हम लोग। इसमें होता क्या है कि जो एल्केन बनाने की जो संपूर्ण विधियां हैं उसमें से कुछ ऐसी भी एक दो विधि है जिसके द्वारा मीथेन तो बन सकता है लेकिन इथेन नहीं बन सकता है, और फिर इथेन तो बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बन सकता है। इसलिए पहले हम लोग यहाँ मीथेन गैस बनाने की विधि के बारे में पढ़ा और इसका गुण, और फिर उसके बाद इथेन बनाने की विधि के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ जो अधिकांश रिएक्शन है जिसके सहारे संपूर्ण एल्केन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन अर्थात मीथेन का गुण, तो गुण में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण आ जाता है। तो पहले इस बात को हम समझते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण होता क्या है और उसमें दोनों में अंतर क्या होता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो फिजिकल चेंज पर आधारित होता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो केमिकल चेंज पर आधारित होता है। अर्थात जो भौतिक गुण है इसका ये मतलब हुआ कि उसका कलर, शेप, साइज, आकार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये। लेकिन रासायनिक गुण की जब बात होगी तो उसमें एक ऐसे पदार्थ से वो अभिक्रिया करेगा जिसमें अभिक्रिया के बाद एक और नई चीज का निर्माण करता है और जिसका गुण बिल्कुल संयोग में भाग लेने वाले यौगिकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। अर्थात रासायनिक गुण में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसका गुण संयोग में भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन भौतिक गुण में ऐसा नहीं है। तो यहाँ मीथेन के भौतिक गुण में कह सकते हैं कि यह एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला यौगिक है, और ये मुख्यकर से विशेष करके दलदल स्थानों में पाया जाता है, इसलिए इस मीथेन गैस को मास गैस भी कहा जाता है। ये गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। फिर ये मीथेन गैस हवा से हल्की गैस है। ये मीथेन गैस प्रायः जल में अघुलनशील होता है, लेकिन अल्कोहल, ईथर, एसीटोन अर्थात कार्बनिक घोलकों में ये घुलनशील होता है। तो ये प्रमुख इसके भौतिक गुण हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में होता क्या है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक प्रायः जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है। केवल 2% कंपाउंड ऐसा होता है जो जल में घुलता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का गुण अलग हो जाता है और अकार्बनिक यौगिक का गुण अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ विशेष करके मीथेन के बारे में जान रहे हैं। तो ये मीथेन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। यह हवा से हल्का होता है और फिर ये जल में अघुलनशील, लेकिन कार्बनिक घोलकों जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन इस सब में ये घुलनशील होता है। तो ये रहा इसका भौतिक गुण। अब इसके मुख्य रूप से केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि मीथेन गैस का कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, या इसको कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मीथेन। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड के केस में उसके रिएक्शन का मतलब हुआ उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ मीथेन गैस का रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मीथेन गैस किस किस चीज से मुख्य रूप से अभिक्रिया करता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि मीथेन गैस एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात ये कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक सदस्य है। तो इस प्रकार से जब ये सेचुरेटेड कंपाउंड है तो इसमें मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। अर्थात जो सेचुरेटेड कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्थायी और कम क्रियाशील होता है, और इस कम क्रियाशीलता के कारण इस मीथेन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। मीथेन को पैराफिन्स भी कहा जाता है।
पाराफिन्स यहाँ पारा और एफिन से बना हुआ है। पारा का मतलब होता है यहाँ लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। अर्थात मीथेन को पाराफिनिक कहा जाता है, अर्थात लिटिल एफिनिटी यानी कि कम क्रियाशीलता। चूंकि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होगा और कम क्रियाशील होगा। और ये कम क्रियाशीलता के कारण इसे पाराफिन्स भी कहा जाता है। पाराफिन्स दो शब्दों से बना हुआ है, पारा और एफिन्स। पारा का मतलब होता है लिटिल, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, अर्थात लिटिल एफिनिटी यानी कि कम क्रियाशीलता। तो कम क्रियाशीलता के कारण ये कुछ ही कंपाउंड से रिएक्ट करता है। तो अब ये कौन कौन से अभिक्रिया को दर्शाता है ये मीथेन, ये हम लोग यहाँ देखने चले। अब इसका पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन। अर्थात ये हैलोजन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। मीथेन गैस की अभिक्रिया जब हैलोजन के साथ होता है तो उसे हैलोजिनेशन नाम दिया जाता है। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो नाइट्रेशन नाम दिया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो सल्फोनेशन नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नामकरण किया जाता है रिएक्शन का। तो हैलोजिनेशन का मतलब हुआ रिएक्शन विद हैलोजन। मीथेन एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, अतः यह हैलोजन से अभिक्रिया कर मिथाइल हैलाइड का निर्माण करेगा और ये 4 चरणों में संपन्न होता है। जब तक कि मीथेन गैस का चारों हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित नहीं हो जाए तब तक ये रिएक्शन इसमें जारी रहता है। तो जब हम यहाँ मीथेन गैस को हैलोजन के साथ यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब उसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ मिथाइल हैलाइड और HX हमें प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन 4 चरणों में संपन्न होगा जब तक कि चारों हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित नहीं हो जाए। अर्थात जब मीथेन गैस की अभिक्रिया हैलोजन के साथ किया जाता है तो मीथेन गैस का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है और इस प्रकार से हमें मोनो हेलोमीथेन, डाई हेलोमीथेन, ट्राई हेलोमीथेन और टेट्रा हेलोमीथेन प्राप्त होता है। तो पहले स्टेप में आप देख रहे हैं कि मीथेन गैस हैलोजन से अभिक्रिया कर सनलाइट को उपस्थिति में मिथाइल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड देता है। फिर यहाँ CH3X फिर यहाँ H2 से करेगा ये सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर CH2H2 और प्लस HH का निर्माण होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एक हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित होकर के यहाँ चला आता है और एक हैलोजन यहाँ जुट जाता है। एक हाइड्रोजन हटता है तो एक X जुटता है। ठीक इसी प्रकार से इसी को यहाँ लिखा गया है। पुनः यह हैलोजन से करेगा तब फिर एक हाइड्रोजन X के द्वारा चला जाएगा और एक यहाँ हैलोजन एटम जुट जाता है। फिर इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखते हैं CH2H2 और प्लस X2। फिर ये सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पर CHX3 और प्लस HX। फिर यहाँ CHX3 यहाँ H2 से अभिक्रिया करता है तो CH4 और प्लस यहाँ HH का निर्माण करता है। तो यहाँ हर स्टेप में हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक हैलोजन एटम जुट रहा है और इस प्रकार से मिथाइल हैलाइड अर्थात एक हैलोजन एटम है तो इसको मोनो हैलोमीथेन कहेंगे। एक कार्बन है तो मीथेन, अगर 2 रहता तो वहाँ इथेन होता। तो एक हैलोजन एटम है तो एक के लिए मोनो, तो ये मोनो हैलोमीथेन हुआ, ये डाई हैलोमीथेन हुआ, ये ट्राई हैलोमीथेन हुआ और ये टेट्रा हैलोमीथेन हुआ। इस टेट्रा हैलोमीथेन को हम कार्बन टेट्रा हैलाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ X की जगह पर हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। यहाँ तीनों को लिया जा सकता है। अगर यहाँ हम क्लोरीन डालते हैं तो मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। सब में अगर हम क्लोरीन डालते हैं तो ये डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन और टेट्रा क्लोरोमीथेन हमें प्राप्त होता है। अगर यहाँ ब्रोमीन डालेंगे
तो यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ डाइब्रोमोमिथेन, ट्राइब्रोमोमिथेन और टेट्राब्रोमोमिथेन इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन मीथेन गैस का हैलोजिनेशन है। अगर हम क्लोरीनेशन केवल लिखते हैं तो यहाँ क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो हैलोजिनेशन ही कहलाएगा। अगर हम यहाँ मीथेन गैस की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट, तो यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl, अर्थात जो रिएक्शन पहले लिखा गया था वही रहेगा, केवल एस की जगह पर यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। फिर यहाँ जो मिथाइल क्लोराइड है ये क्लोरीन से करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर CH2Cl2 प्लस HCl होगा। फिर यहाँ CH2Cl2 इस Cl2 से करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर CHCl3 और प्लस HCl। फिर यहाँ CHCl3 और प्लस Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो CCl4 और प्लस HCl। तो इस तरह से जब मीथेन गैस को क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या फिर आयोडीन के साथ या हैलोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो तब तक अभिक्रिया चलेगा जब तक कि मीथेन गैस का चारों हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित नहीं हो जाता है, तब तक चलेगा। अब इस रिएक्शन को जरा हम गौर से समझें। यहाँ हमें मिथाइल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। अगर हमको मिथाइल क्लोराइड बनाना होगा तो केवल यही लिखेंगे। अगर डाइक्लोरोमीथेन बनाना होगा तो यहाँ तक लाएंगे। अगर ये ट्राइक्लोरोमीथेन यही क्लोरोफॉर्म है, अगर हमको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को और पढ़ना है तो यहाँ 3 स्टेप तक लाएंगे। अर्थात जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो तीसरे स्टेप में यहाँ क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। तो अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना होगा तो यहाँ चारों स्टेप को लेकर चलेंगे। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना होगा तो यहीं पर छोड़ेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये मीथेन गैस का पहला रिएक्शन होगा जो हैलोजिनेशन कहलाता है। अब दूसरे रिएक्शन पर चलते हैं जो नाइट्रेशन कहलाता है। नाइट्रेशन का मतलब हो जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। नाइट्रेशन का मतलब हुआ रिएक्शन विथ SN3 अर्थात नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब मीथेन गैस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 450 डिग्री C पर होता है तो नाइट्रोमीथेन का निर्माण होता है। जब भी नाइट्रेशन होगा तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ही होगा और जब सल्फोनेशन होगा तो नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि when methane gas is treated with CONC-SNO3 in presence of CONC-H2SO4 at 450 degrees C, nitromethane is obtained। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ मीथेन। When methane gas is treated with CONC-SNO3 in presence of CONC-H2SO4 at 450 degrees C, nitromethane is obtained। अर्थात जब मीथेन गैस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है तो हमें नाइट्रोमीथेन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को मीथेन का नाइट्रेशन कहते हैं। अब मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, नाइट्रिक एसिड होता है SNO3, फिर यहाँ H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। यहाँ लगभग 450 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यहाँ CH3NO2 ये नाइट्रोमीथेन प्राप्त होता है।
और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इस नाइट्रिक एसिड का यहाँ OH और NO2 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका OH और इसका हाइड्रोजन वहाँ वाटर चला गया और ये इसमें जुट जाता है, तो नाइट्रो मीथेन प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ इथेन की अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रो इथेन, अगर प्रोपेन होगा तो नाइट्रो प्रोपेन। तो इस तरह से ये केवल मीथेन गैस का ही रिएक्शन नहीं है, या इथेन गैस का भी रिएक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मीथेन का नाइट्रेशन हो जाता है। अब इसका तीसरे रिएक्शन में सल्फोनेशन है, अर्थात यहाँ सल्फोनेशन का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। किसी भी चीज की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो सल्फोनेशन कहलाता है। सल्फोनेशन इसका मतलब हुआ रिएक्शन विथ H2SO4। तो ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब मीथेन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 450 डिग्री C पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मीथेन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक पहले वैसे रिएक्शन की तरह। तो यहाँ CH4 और प्लस H2SO4 ये नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर बन जाता है CH3SO3H और प्लस H2O। यही मीथेन सल्फोनिक एसिड है, इसको हम OH और SO3H लिख सकते हैं। इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, यहाँ पर वाटर चला जाता है और ये SO3 में जुट जाता है, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है मीथेन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ मीथेन का सल्फोनेशन भी हो जाता है। सल्फोनेशन का मतलब हुआ यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है, चौथे में हम लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट, अर्थात ताप का प्रभाव। मीथेन गैस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अगर इसे 1000 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। अगर 1500 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें ए में लिख सकते हैं कि जब मीथेन गैस को 1000 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो यहाँ कार्बन ब्लैक हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 देते हैं, ये कार्बन ब्लैक हुआ। अगर बी में यहाँ मीथेन गैस को अगर हम 1500 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो यहाँ एसिटिलीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ 2 देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 और यहाँ 6 हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड एसिटिलीन है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, अर्थात ताप का प्रभाव कहलाता है। अर्थात जब मीथेन गैस को 1000 डिग्री C पर गर्म करेंगे तो कार्बन ब्लैक बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब इसे 1500 पर गर्म करेंगे तो यहाँ एसिटिलीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये इसका चौथा रिएक्शन हुआ। और 5वें रिएक्शन में इसका दहन होता है, अर्थात जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मीथेन गैस ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है, तो इसका दहन कहलाता है। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है
तो यहाँ हम अगर 2 देते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाता है, तो यहाँ हम 2 दे देंगे। फिर अगर हम मीथेन गैस का अगर आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें मिथाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कहलाता है आंशिक ऑक्सीकरण, तो इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ हमें मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। यह ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कर सकते हैं। KMnO4 और H2SO4। इस KMnO4 के जगह पर हम K2Cr2 और 7 में ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। वही चीज़ हम यहाँ ले सकते हैं, वही चीज़ यहाँ ले सकते हैं। तो जब मीथेन का हम आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल एक फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया आपको फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपको हो गया फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ये सभी मीथेन गैस की मुख्य अभिक्रियाएं हैं, और मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ कर सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में और फॉर्मिक एसिड बनाने में, इस तरह से उसका अलग अलग उपयोग हो जाता है। या स्ट्रीन गैस बनाने में, कार्बन ब्लैक बनाने में। तो चूंकि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अतः यह कम क्रियाशील और ज़्यादा स्थायी होता है। कम क्रियाशीलता के कारण इसका बहुत ही कम ही रिएक्शन होता है। विशेष करके इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, जैसा कि हम हैलोजन में देखे हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में। तो इस तरह से यहाँ मीथेन गैस का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। फिर अगले क्लास में हम लोग इथेन गैस बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, इथेन गैस की रचना पढ़ेंगे, फिर इथेन गैस का अलग अलग क्या गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ जो कॉमन जो है वो संपूर्ण एल्केन बनाने की विधि है, और चूंकि हम अलग अलग यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ विधि ऐसा है जिसके द्वारा मीथेन तो बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बन सकता है, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। और जहाँ दोनों बन जाता है वहाँ हम खुद ही यहाँ लिखते हैं कि इसे प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन सब बनाया जा सकता है। तो कुछ दो रिएक्शन के डिफरेंस के कारण यहाँ मीथेन को अलग लिए हैं और इथेन को अलग लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर।